पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर से बदल दिया गया है। मतलब हमारा जो विंडो 10 और विंडो 11 है उसमें जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसको अब किस नाम से बदल दिया गया, किसका रिप्लेसमेंट विंडो 10 और विंडो 11 में किया गया है। तो विंडो 10 और विंडो 11 में माइक्रोसॉफ्ट एज बदल दिया गया है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, फिर उसको माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटीज अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है। कंप्यूटर में अगर हमारे कोई अनावश्यक फाइलें हैं, ठीक है, उनको हटाने का काम कौन सी यूटिलिटी करती है, वो होता है हमारा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप जो हमारा ऑप्शन होता है, ये एक तरीके से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, डिवाइस एंड यूटिलिटीज होते हैं ये एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर रहा है या अनावश्यक फाइलें हैं, उनको डिलीट करने का काम हमारा डिस्क क्लीनअप का होता है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचाने से रोकने में मदद कर सकता है। एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट या नेटवर्क से आपके कंप्यूटर में कोई भी जो वायरस वगैरह होते हैं या जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं उसको रोकने का कार्य कौन करता है, फायरवॉल। ठीक है, वर्तमान में विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्रामों को रखता है। आपके डेस्कटॉप आइकन पे, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे कौन सा प्रोग्राम चल रहा है उसको दिखाने का कार्य हमारा करता है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे के बेस पे हमें पता चल जाता है कि हम कौन से सॉफ्टवेयर पे करंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे नुकसानदायक, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला क्या है इसमें से। इसमें जो कंप्यूटर को हमारा नुकसान पहुंचाएगा वो पहुंचाएगा वायरस। फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए होता है, एंटीवायरस वायरसेस को हटाने के लिए होता है, अपडेट एंड सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह, ड्राइवर वगैरह उनको अपडेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हमारे कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है वायरस। विंडोज 10 में एक विंडोज को मैक्सिमाइज करने का अर्थ है। विंडोज 10 में अगर आप किसी विंडो को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मेल लिखना, इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना, अंदर केवल फाइलों को ही डालना, इसे रिसाइकिल बिन में खींचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए वितरित करना। अब जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये एक हमारा जो क्वेश्चन है पूरा विंडो में फिट है ना, तो विंडो में पूरा फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज ऑप्शन का यूज करते हैं। ईमेल की खामी क्या हो सकती है, ईमेल की क्या कमी है, क्या खामी है वो बताएं। ईमेल को उपयोगकर्ताओं तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है। ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। ईमेल भेजना बहुत महंगा होता है। ईमेल लोड होने में धीमा होता है। देखो, खामी सबसे ज्यादा ये है कि भी इंटरनेट में ईमेल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में क्या हो सकते हैं, वायरस वगैरह आ सकते हैं। तो ईमेल क्या हो सकता है, हमारे कंप्यूटर को संक्रमित भी कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ईमेल के माध्यम से अपने कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह भेज सकता है जो आपको कंप्यूटर को नुकसानदायक हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खामी है कि भी ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करना होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी फाइल, फोल्डर की प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं तो आपको राइट क्लिक प्रेस करना पड़ता है। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ही आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सारा कुछ पता चलेगा। उसका साइज कितना, उसका स्पेस कितना, उसमें जगह कितनी खाली है, उसका नाम क्या है, उसका पाथ क्या है, वो सारी चीजें हमें उसमें मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट क्लिकिंग। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज फोन ओएस, एप्पल, ये तीनों हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। गूगल जेमिनी नाम से कोई भी हमारा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट, डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं करता। जो हमारे डिजिटल हस्ताक्षर होता है वो किसे प्रमाणिकता नहीं करता। जैसे पीडीएफ में हम हमारी डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, ईमेल में कर सकते हैं, मैसेज में, एमएस वर्ड की जो भी फाइलें होती है, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों में हम वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर में भी हम हमारा डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। बट दस्तावेज की हार्ड कॉपी, अगर कोई हमारे पास हार्ड कॉपी निकल के आई है, पेज निकल के आया है, हम उसमें हमारा डिजिटल सिग्नेचर ऐड नहीं कर सकते। डिजिटल सिग्नेचर का अर्थ होता है कि आपको कहीं मान लो सिग्नेचर करने के लिए जाना है या बुलाया गया है, बट आप उस वक्त वहां नहीं जा सकते तुरंत, तो आप क्या करते हो, अपना डिजिटल सिग्नेचर उनको बाय मेल के बेस पे आप उसको भेज सकते हो। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना सिग्नेचर घर बैठे ही कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका डी। निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको किस किस चीजों की आवश्यकता होगी वो पूछ रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है, मॉडेम की जरूरत होती है, वेब ब्राउजर, इन तीनों की आपको आवश्यकता होगी अगर आपको इंटरनेट चलाना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, सभी। जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं। अगर आप जीमेल
का यूज कर रहे हैं, गूगल मेल का, तो आप कंपोज पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, या आप भेजे गए ईमेल को देख सकते हैं। तो कंपोज मेल का अर्थ होता है आप नया मेल करना चाहो, न्यू मेल करना चाहो किसी को, तो आपको क्या करना है, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी वेबसाइट जो होती है वो सुरक्षित होती है, वो हमें बताना है। ठीक है, इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये तो होता ही है। इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक का साइन होता है, मतलब एक तरीके से लॉक का साइन होता है उसमें, तो दोनों सही है। इसमें हमेशा .com डोमेन होता है, डोमेन कुछ भी हो सकता है। अगर कॉमर्शियल वेबसाइट है .com, एजुकेशनल है तो .edu, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट की है तो .gov, और अगर नेटवर्किंग की है .net। ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है, बट फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा होना जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, केवल 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की अल्ट के साथ F4। कोई भी आपकी विंडो खुली है, सक्रिय विंडो, एक्टिव विंडो, आप उसको अल्ट के साथ F4 की दबा के आप उसको बंद कर सकते हो। राइट आंसर बी, ए। ठीक है, राइट आंसर ए, अल्ट के साथ F4। मेमोरी की इकाइयों को TB, KB, GB, MB को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले सबसे बड़ी जो हमारी आती है वो आती है TB टेराबाइट, फिर आती है GB गीगाबाइट, फिर MB मेगाबाइट, और फिर आता है KB किलोबाइट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU निम्नलिखित में 2 छोटे घटकों से बना होता है। CPU 2 मेन चीजों से बना होता है, तो होता है CPU और एक होता है ALU, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के उदाहरण हैं? कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर कौन सा होता है वो बताना है हमें। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड 2010, MS एक्सेल 2010, MS पेंट, मैथ टूल, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। देखो, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स तो ब्राउजर है, MS पेंट और मैथ टूल ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं। MS ऑफिस और MS वर्ड 2010 और एक्सेल 2010 ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं, तो ये भी हमारा हार्डवेयर नहीं होता। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे हमारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइकन। द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, एनी प्रोग्राम्स, एनी आइकन्स, एनी फोल्डर इज कॉल्ड आइकन्स। आइकन वो होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर की एक पहचान होते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आइकन्स के बेस पे हम किसी भी प्रोग्रामों को पहचानते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, आइकन। NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जो ये HTTPS वेबसाइट दे रखी है, पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं किया जाता। मतलब NVSP पोर्टल का यूज हम किसके लिए नहीं कर सकते? मतदाता की सूची खोजने के लिए यूज होता है, अपने बूथ, SC और PC खोजने के लिए होता है, नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाके, और मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए इसका यूज नहीं होता। ईमेल भेजने के लिए तो गूगल मेल, याहू मेल और ये होते हैं, ठीक है ना, बट हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं। ये हमारा NVSP पोर्टल में अवेलेबल नहीं होता कि आप मैसेज कर सको किसी को। राइट आंसर डी। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। मतलब ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके एक शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में सबसे ज्यादा गतिशील तरीके से समझाने और प्रस्तुत प्रेजेंटेशन करने के लिए एक अनुमति देता है। तो अगर आप जो सॉफ्टवेयर यूज करोगे वो होता है हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बेस पे जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो अच्छी तरीके से अपने टॉपिक्स को स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, पावर पॉइंट। कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सिस्टम में हर एक घटक होता है, वो या तो हार्डवेयर होगा या वो सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर में दो ही मेन चीज होती है, या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए। प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर केबल का उपयोग किया जाता है। जो प्रोजेक्टर होता है जिसपे टीचर वगैरह है या कोई कंपनी है, वो सामने वाले कलीग्स को या स्टूडेंट्स को अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोजेक्टर के बेस पे बड़ी स्क्रीन पे एक छाया या प्रतिलिपि जाती है, एक रोशनी जाती है, एक पीछे से फोकस जाता है पर्दे पे। तो अगर कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो प्रोजेक्टर का यूज करता है कि बड़े पर्दे पर सामने प्रोजेक्टर का यूज करके वो इजिली तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है, पढ़ा सकता है। तो उसके लिए कौन सी केबल यूज होती है? वो होती है HDMI केबल। ठीक है, मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी और कुछ फाइलें हैं।
जब भी आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होता है, मान लो एक फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर डायरेक्टरी है, तो आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हो तो क्या होता है वो बताना है। डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती है, उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी सब डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है, डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है, लेकिन स्रोत फाइल यानी कि मेन फाइल यहाँ उसके अंदर की फाइल स्थानांतरित नहीं होती। तो देखो, अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट कॉपी पेस्ट करते हो तो उसके अंदर की फाइलें भी मूव होती है, यानी कि मेन फोल्डर और सब फोल्डर वो सब उसके अंदर मूव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अंदर के फोल्डर नहीं जाएंगे या सिर्फ बाहर का फोल्डर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर हैं वो सारे हमारे मूव हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों विकल्प संयोजन सही है। CD रोम और CD-RW में क्या अंतर होता है? वे एक जैसे हैं, बस दो अलग अलग शब्द हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग निर्माताओं द्वारा किया जाता है। दिए गए विकल्पों के अलावा अन्य CD रोम में CD-RW की तुलना में अधिक जानकारी होती है, CD-RW में लिखा जा सकता है और CD रोम में केवल पढ़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, RW मतलब रीड एंड राइट। तो CD-RW में हम कोई भी फाइल हटा के दोबारा लिख भी सकते हैं और CD रोम में हम सिर्फ केवल पढ़ सकते हैं, उसके अंदर कोई भी डाटा हटा के लिख नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रीड ओनली मतलब रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है? इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय IT कानून यानी कि भारतीय IT अधिनियम 2000 एक्ट, इंडियन IT एक्ट। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी साइबर अपराध होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य जो भी होते हैं उसको संबोधित करने का काम, ये सारा काम जो होता है IT एक्ट के अधीन ही होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय IT अधिनियम 2000। विंडोज 10 में कौन सी बिल्ट इन उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है? विंडो 10 हो या विंडो 11 हो, अगर आप किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी फाइल का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है वो होता है हमारा स्नैपिंग टूल। ठीक है, स्नैपिंग टूल के माध्यम से आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, विंडो 10 या विंडो 11 में। ठीक है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हमारा कंप्यूटर रन हो रहा होता है तो वो बायोस के बेस पे होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? अगर आपके कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट है, उसका जो फाइल का नेम है वो कहाँ शो होता है? वो शो होता है हमारे टाइटल बार में, सबसे टॉप में। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार। ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल में अगर हम मेल कर रहे हैं तो अटैचमेंट क्या होता है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज, एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट कर देता है, CC या BCC प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो अटैचमेंट का मतलब होता है एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। मतलब आप ईमेल के साथ किसी भी व्यक्ति को कोई फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट या कोई भी PDF फाइल, MS फाइल, एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल, कोई भी फाइल आप भेज सकते हो। ठीक है ना, वो होता है हमारा अटैचमेंट करना। में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो कंप्यूटर में हमारा जो रैम होता है वो अस्थिर मेमोरी होती है जो अस्थायी रूप से हमारे कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर सकती है। उसके अंदर रखा हुआ डाटा जब तक स्टोर होता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन होता है। ऑफ होने के बाद उसके अंदर रखा हुआ डाटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो रैम हमारी अस्थिर मेमोरी होती है। एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। मतलब अगर मान लो कंप्यूटर की लाइट चली जाए, घर में लाइट चली जाए, तो आपको ऐसा कौन सा उपकरण है जो आपको बैकअप के रूप में एक 15 या 20 मिनट का समय देता है ताकि आप अपने कंप्यूटर को ढंग से सेफली शट डाउन कर सको? वो होता है हमारा UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, राइट आंसर बी। क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, यानी कि क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन अगर हमें कोई डाटा सेव करना है क्लाउड बेस पे तो हम गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स में कर सकते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट ये तो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। गूगल, याहू, बिंग ये आपके सर्च इंजन है। क्रोम, ओपरा, फायरफॉक्स ये आपके ब्राउजर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है बर्निंग। अगर आप अपनी फाइल को CD, DVD में कॉपी करना चाहते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर हम हमारे कंप्यूटर में अगर हमारा कोई फाइल, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर अगर हैंग हो गया, स्टक हो गया, रुक गया है, रेस्पॉन्डिंग आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, नॉन रेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ आ रहा है, आगे कुछ नहीं कर पा रहे हम उस पर,
ना तो हम उसको क्रॉस पा रहे, ना कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल अल्ट डी प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल अल्ट डी प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। उसमें आपका जो भी कंप्यूटर जो हैंग हो गया, स्टक हो गया, रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको आप राइट क्लिक करके एंड टास्क कर देंगे। ऐसा करने पे आपका जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर जो हैंग हो चुका है, वो क्या हो जाएगा, उस स्क्रीन से, सामने स्क्रीन से हमारी हट जाएगा। तो टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्ट डी, यानी हम क्या क्या टास्क कर रहे हैं वो हमें बता देता है टास्क मैनेजर में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। मतलब कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जिसका कार्य होता है, कंप्यूटर को मैनेज करने से रिलेटेड जिसका कार्य होता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होते हैं हमारे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कंप्यूटर को नियंत्रित करना, उसको मैनेज करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये हमारे टोटल 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये 35 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।